Hello everyone, welcome back to Gyanarthi. So today we are going to start PT 365 of economic, and I'm not going to read in between the lines. I'm going to cover it from prelims perspective. Okay, जो भी कुछ prelims में पूछा जा सकता है मैं सिर्फ उसे highlight करूँगी. So without wasting time, let's get started. So the first question of the day is fiscal policy. Okay, the first topic of the day is fiscal policy, status paper on government debt. ओके नाउ गवर्नमेंट डेब्ट आपको पता होगा कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक तो पब्लिक डेब्ट और एक अदर लाइबिलिटी. पब्लिक डेब्ट होता है दो जगह से लिया हुआ, एक तो इंटरनल डेब्ट और एक एक्सटर्नल डेब्ट. मतलब कि वो उधार जो अपने देश में लिया गया है, अपने देश से लिया गया है, और एक्सटर्नल डेब्ट जो बाहर से लिया गया है. अब इंटरनल डेब्ट को अगर हम क्लासीफाई करें तो वो दो पार्ट्स में क्लासीफाइड होते हैं, मार्केटेबल डेब्ट और नॉन मार्केटेबल डेब्ट. मार्केटेबल डेब्ट होता है गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स वाया ऑप्शंस. दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ट्रेजरी बिल के ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में. नॉन मार्केटेबल डेब्ट, ट्रेजरीज बिल्स टू स्टेट सिक्योरिटीज टू नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स. अभी आपको ये याद रखना है, जैसे भी कोई भी वर्ड आता है, जैसे रिसेंटली नेशनल स्मॉल सेविंग फंड पे एक कंट्रोवर्सी हुई थी. गवर्नमेंट ने कहा था कि हम शायद कुछ ऐसे कहा था कि हम इंटरेस्ट कम कर देंगे उस पर या कुछ ऐसे, बट देन दे रोल बैक. ओके, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा. सो दिस इज नॉन मार्केटेबल डेब्ट. अदर लाइबिलिटीज़ में आपके आ जाते हैं प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड्स एंड डिपॉजिट एंड अदर अकाउंट एक्सेट्रा. बेसिकली जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप ये याद रखिएगा कि गवर्नमेंट डेब्ट जो है वो दो पार्ट में क्वालिफाइड होता है, पब्लिक डेब्ट एंड अदर लाइबिलिटीज. और पब्लिक डेब्ट भी दो पार्ट्स में फिर क्वालिफाई हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, विच इज इंटरनल डेब्ट एंड एक्सटर्नल डेब्ट. ओके, this is the main thing. Now 9th edition of the status paper on government debt has been released. It contains debt management strategy of the central government आपके 2019 2020 से लेके 2021-22 तक के ईयर्स के लिए. ठीक है ना. ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव हमेशा से स्पेशली फिजिकल पॉलिसी वगैरह जैसी ये जो मेन चीज़ होती है इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है. टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड पेमेंट ऑब्लिगेशंस आर मेट एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट. अब देखिए ये तो बेसिक है कि मतलब हमारी सारी वो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाएं और हमें मतलब ज़्यादा हमें उसका कॉस्ट भी न चुकाना पड़े. ठीक है, सो दिस इज एक्सेप्टेड. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजिंग गवर्नमेंट डेब्ट. द लेवल ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट, देखिए क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे सोचिए कि आप एक एंटाइटी हैं और जो इन्वेस्टर आपके पास आएंगे मतलब कोई भी, तो पहले वो देखेगा कि इसने क्या पहले उधार लिया है, और अगर लिया है तो क्या उस टाइम पे चुकाया है, इसकी कितनी क्रेडिटेबिलिटी है. ठीक है, तो आप पे जितना उधार होगा, ठीक है, जितना आप पे डेब्ट होगा और आपकी जितनी चुकाने की कैपेबिलिटी होगी, जैसे एबिलिटी होगी, और आपके जो पास्ट रिकॉर्ड होंगे वो इन्वेस्टर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है. नाउ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट अफेक्ट्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. आई एक्सप्लेन यू दिस. impacts fiscal capabilities of the government, true, leads to crowding out effect on the private sector. Now what is crowding out effect? crowding out effect होता है जब क्या होता है कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड दे बोरोड फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज. ठीक है, आपकी सरकार ने इंटरनल सोर्सेज से पैसा ले लिया. अब क्या होता है, जो पैसा अवेलेबल था मार्केट में वो तो आपकी सरकार ने ले लिया, जो प्राइवेट एंटाइटीज़ हैं उन्हें इन्वेस्टर्स कहाँ से मिलेंगे फिर. ठीक है, तो दिस इज द क्राउडिंग आउट इफेक्ट. दिस इज व्हाट इज नोन एज द क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑन प्राइवेट सेक्टर, दैट दे हैव बीन क्राउडेड आउट. Fiscal repression of commercial banks alongside other impacts like inflationary pressures, exchange rate risk and higher taxes in the future. Now these are जैसे कहते हैं कि एक के बाद एक हायरार्की में ये चीज़ फिर होती चली जाती है. इन्फ्लेशनरी प्रेशर है. एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होता है? एक्सचेंज रेट रिस्क होता है फॉर एग्जांपल इंडिया के या किसी भी कंट्री के आपके इंपोर्ट्स बढ़ जाएं एक्सपोर्ट से ज़्यादा, तो वो आपके एक्सचेंज रेट के रिस्क को बढ़ा देते हैं क्योंकि आपकी जो करेंसी है वो एक तरीके से नीचे चली जाती है. ठीक है, ओके. नाउ डेब्ट, इंपॉर्टेंट टर्म्स. डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ये बेसिक डेफिनेशन हैं, सबको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लीजिए. डेब्ट टू जीडीपी रेशियो होती है कि एक कंट्री का कितना डेब्ट है टू इट्स जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एनडीपी नहीं है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है, जीडीपी है.
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है। इट इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर कंट्रीज एबिलिटी टू पे बैक इट्स डेप्ट। ये जो आपका डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है, ये दर्शाता है किसी भी कंट्री की कैपेबिलिटी ऑफ पेइंग बैक। ओके, अब पे बैक का मतलब ये होता है कि क्या वो टाइम पे पे बैक कर पाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ होती है। पे बैक का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि क्या वो जो उधार ले रहे हैं वो दे पाएंगे। ये बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स को कवर करता है कि टाइम पे दे पाएंगे, इंटरेस्ट रेट भी साथ में चुका पाएंगे, क्या इस कंट्री की इतनी क्रेडिटेबिलिटी है। नाउ द सेकंड टर्म इज रोल ओवर रिस्क। रोल ओवर रिस्क इज अ रिस्क एसोसिएटेड विद द रीफाइनेंसिंग ऑफ द डेब्ट। जब हम उधार चुकाने के लिए फिर से उधार लेते हैं ना, दैट इज नोन एज द रोल ओवर रिस्क, ठीक है। रीफाइनेंसिंग ऑफ द डेब्ट, इट इज अ रिस्क एसोसिएटेड विद द रीफाइनेंसिंग ऑफ द डेब्ट, स्पेशली दैट द इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम अ न्यू लोन विल बी हायर देन दैट ऑन द ओल्ड। अब क्या होगा, जब आप रीफाइनेंस करेंगे डेब्ट को, तो जो आप नया उधार लेंगे ना, उसका इंटरेस्ट जो होगा वो पुराने वाले उधार से ज़्यादा होगा। तो नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा बर्डन पड़ा आपको, उतने ही पैसे के लिए आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। जनरली ग्रेटर द शॉर्टर टर्म मैच्योरिंग डेब्ट, ग्रेटर द बोरोअर्स रोल ओवर रिस्क। ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है। दिस इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस कि जितना ज़्यादा छोटा समय होगा डेब्ट मैच्योरिटी का, बोरोअर का रोल ओवर रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। नाउ करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, it relates the vulnerability of the debt portfolio to depreciation in the value of domestic currency vis-a-vis the currency of denomination of external loans and the associated increase in the government debt servicing cost. Now ये मैंने अभी भी समझाया था कि करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क तब होता है जब आपकी करेंसी डिप्रिसिएट कर जाए सामने वाली करेंसी के, ठीक है। और वो करेंसी कोई भी हो सकती है, जैसे यूएस डॉलर है, जापानीज येन है, ठीक है, और आपका यूरो हो गया, दे मेनी करेंसीज, ओके। सो जब आपकी करेंसी डिप्रिसिएट कर जाए सामने वाली करेंसी के, तो वो एक रिस्क में, एक्सचेंज रिस्क में बदल जाता है, ठीक है। क्योंकि फिर वो चीज़ आप पे भारी पड़ती है, आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द टोटल इंटरेस्ट पेमेंट मेड टूवर्ड्स द डेब्ट टू द रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। आई थिंक ये बहुत ही मतलब अपने आप डेफिनेशन में बिल्कुल दिख रही है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स आर द सिक्योरिटी इशूड एट वेरिएबल कूपन रेट्स। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, ये आप उससे नाम से ही पता लगा सकते हैं कि जो ये बॉन्ड्स होते हैं उनके रेट फ्लोट करते हैं, मतलब दे फ्लक्चुएट. The rate of these bonds, FRBs, they fluctuate with time. Okay, these are the securities issued at variable coupon rates. Okay, now gross fiscal deficit. What is a gross fiscal deficit? It is the excess of total expenditure. जितना भी खर्च करा है, ठीक है, it is the excess of the total expenditure including loan net of recovery over revenue receipt. कितना ज़्यादा में खर्च करा है बशर्ते जितना मिला था। रेवेन्यू रिसिप्ट के हिसाब से आपने टोटल एक्सपेंडिचर कितना एक्सेस में करा है इज द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट. ओके, एंड नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट. सो ये पूरी डेफिनेशन है, ये भी आप बिल्कुल याद करिएगा. इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन्स नेट ऑफ रिकवरी ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूडिंग एक्सटर्नल ग्रांट्स एंड नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स. ओके, शॉर्ट टर्म डेब्ट. देखिए अब क्या होता है कि दो तरीके के डेब्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. जो भी डेब्ट एक साल से कम का होता है उसे हम शॉर्ट टर्म डेब्ट कहते हैं, और जो एक साल से ज़्यादा का होता है उसे हम लॉन्ग टर्म डेब्ट कहते हैं. मतलब छोटे टाइम का उधार और बड़े टाइम का उधार. तो एक साल जो है आप याद रखिएगा, एक याद रखिएगा, अगर एक के आपका लेफ्ट साइड है तो वो शॉर्ट टर्म डेब्ट है, राइट साइड है तो आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट है. Short-term debt of the central government refers to the total amount of debt maturing within next 12 months. It includes 14-day immediate treasury bills, regular treasury bills, dated security maturing and ensuring 1 year, and external debt with remaining maturity of less than 1 year. तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, अगर आपसे ये आ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि शॉर्ट टर्म डेब्ट क्या होता है,
तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि 1 साल से कम का, 1 साल तक का जो भी उधार होगा वो मेरा शॉर्ट टर्म डेब्ट होगा, ठीक है। और इसी के ऊपर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ट्रस्ट मी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स आर डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट which help the government in managing its short term cash flow mismatches। अब ये याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन ऐसे मतलब क्वेश्चन एग्जामिनर ये फ्रेम कर दे, these are discounted instrument which help the government in managing its long term cash flow mismatches, तो ये गलत हो जाएगा। ट्रेजरी बिल जो है आपके शॉर्ट टर्म डेब्ट में आते हैं, ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मिसमैच को आपका फिल इन करने में काम आते हैं। अब ये चीज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी जो है कितने कितने टेन्योर में ट्रेजरी बिल इशू करती है। सबसे पहले 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए एंड 364 डेज के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। ट्रेजरी बिल्स पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है तो चांस नहीं लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट करेंटली इशूज ट्रेजरी बिल ऑफ टेन्योर ऑफ 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। अभी यहाँ पे आपका 1 साल खत्म हो गया, 1 साल से पहले मामला खत्म हो गया। 14 days intermediate treasury bills. These are non-marketable instruments issued to the state government and select central banks to enable them deploy their short-term surplus cash at a fixed interest rate. ये याद रखिएगा कि 14 days intermediate treasury bills जो होते हैं ना, उनका इंटरेस्ट रेट जो फिक्स्ड होता है वो चेंज नहीं होता है। आप ये चीज़ ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 14 दिन बहुत छोटा टाइम है, तो इसमें आपका इंटरेस्ट क्या ही चेंज होगा। और ये नॉन मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ मतलब स्टेट, या तो ये स्टेट गवर्नमेंट को इशू किए जाते हैं या सिलेक्ट सेंट्रल बैंक्स को, हर सेंट्रल बैंक को नहीं, सिलेक्टेड सेंट्रल बैंक को, टू एनेबल देम टू डिप्लॉय देयर शॉर्ट टर्म सरप्लस कैश एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। अप्रोच ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सस्टेनेबल डेब्ट मैनेजमेंट, डेडिकेटेड एजेंसी टू मैनेज डेब्ट। तो गवर्नमेंट ने जो है एक स्टैट्यूटरी पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी बनाई है एंड इट इज़ अ डेडिकेटेड एजेंसी टू मैनेज डेब्ट, मतलब जो आपका उधार है उसे मैनेज करने के लिए डेडिकेटेड एजेंसी बनाई है, ओके। और ये याद रखिएगा कि ये जो एजेंसी है ये इंडिया के एक्सटर्नल एज वेल एज डोमेस्टिक डेब्ट का मतलब मैनेजमेंट करेगी, ओके। सो ये दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये स्टैट्यूटरी है, पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी नाम है, ठीक है, जो डेडिकेटेड एजेंसी टू मैनेज डेब्ट है, और ये इंडिया के एक्सटर्नल एज वेल एज डोमेस्टिक डेब्ट को एक रूफ के अंदर मतलब मैनेज करेगी, ठीक है। सो नाउ गवर्नमेंट, दिस फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट सेल as an advisory body within budget management ministry of finance in 2016। अच्छा, I want you people to remember one more thing that ये जितनी भी एजेंसीज वगैरह होती हैं स्पेशली आज के टाइम में जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, ठीक है, ये सब एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन तो रखते हैं बट एग्जीक्यूटिव मतलब कोई डिसीजन जो फाइनल डिसीजन होता है ना, इट डजंट लाइज विद दीज मैनेजमेंट सेल्स और दीज एडवाइजरी बॉडी और समथिंग लाइक दैट। दे आर मेयर फॉर एडवाइजरी पर्पसेस एंड देयर पर्पस इज सर्व देयर। They don't as such take decision until and unless it is literally prescribed when they are formed that they can take any decision। जैसे आपने देखा होगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये बस रिकमेंडेशन दे सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ कोर्ट और यू नो द गवर्नमेंट विच सर्व्स द इम्प्लीमेंटेशन, ओके। नाउ गवर्नमेंट मीडियम टर्म डेब्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, ये थी ओवरऑल डेब्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। ये है आपकी मीडियम टर्म डेब्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी 2019 to 2022। सेवरल स्टेप विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर इट बेस्ड ऑन द 3 ब्रॉड पिलर्स। तो 3 ब्रॉड पिलर्स क्या हैं? सबसे पहला है आपका लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, मतलब कि लो कॉस्ट पे हम बोरो करेंगे, कम कॉस्ट पे हम बोरो करेंगे। इसके अंदर जो पार्ट है, या पहले ये जो 3 पिलर्स हैं ये डिस्कस करते हैं, इनके हेडिंग्स low cost of borrowing, risk mitigation, okay, third is market development। now जो low cost of borrowing है, elongation maturity profile of the debt portfolio। जब हम maturity को लंबा कर देते हैं ना तो हम पे burden थोड़ा कम पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू टेक अ लोन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे 10 रुपये लिए, ठीक है, अब आपको मुझे अगले 2 दिन में 5-5 रुपये देने हैं, ठीक है,
तो वो एक ज़्यादा लंबा बर्डन है, बशर्ते कि आप मुझसे 10 रुपये लें और आप मुझे अगले 10 दिन तक एक रुपया चुकाएंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा आसानी से होगा। रैशनलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स, जैसे कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं आपकी, उन पे जो इंटरेस्ट रेट है उसे रैशनलाइज करना उनसे मतलब मेरे हिसाब से तो ये होगा कि जो भी आप पूरा वो देखेंगे कि कितनी होनी चाहिए, ऑल ओवर वर्ड देखेंगे कि कितना सब अपने स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे कितना रखते हैं, उस हिसाब से जो है रैशनलाइज करा जाएगा। रैशनलाइज का मतलब है कि बिल्कुल जितना होना चाहिए हम उतना करेंगे, ठीक है। एडवाइजिंग अदर डिविजन्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज अ डिपार्टमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये बिल्कुल याद रखना, with a view to help them arrive at the best terms for external loans, ठीक है। रिस्क मिटिगेशन, setting benchmark for certain indicators such as external debt to ensure minimum risk in terms of rollover risk। तो देखिए रिस्क मिटिगेशन का यहाँ पे ये तात्पर्य है कि वो जो है कुछ बेंचमार्क सेट करेंगे कि इन केस अगर रोल ओवर रिस्क लेना भी पड़ गया, कि मतलब अगर रीफाइनेंस करना पड़ गया डेप्ट को, तो स्पेशली एक्सटर्नल डेप्ट को, तो मतलब ज़्यादा रिस्क में ना आए सिचुएशन, हम उसे टाइमली उस लोन को जो हमने लिया है या जो हमारी लाइबिलिटी है हम उसे टाइम से चुका पाएँ। ओके, नाउ द थर्ड इज मार्केट डेवलपमेंट, मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी इन मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम, कि मतलब ट्रांसपेरेंसी एज इन कि जैसे हम मार्केट से बोरो करेंगे तो वो प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। कंडक्टिंग रेगुलर इन्वेस्टर इंटरेक्शन, जो भी आपके इन्वेस्टर्स होंगे उनका पूरा इंटरेक्शन होगा, उनका पूरा से होगा। एंड शोइंग अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू हेल्प इन्वेस्टर मैनेज देयर पोर्टफोलियो मोर एफिशिएंटली। Creating benchmark for desired tenures. These are very basic question statements. Supporting development of domestic investor base and calibrated opening of government security market to foreign investor. This is very common. इसमें कोई आपकी शेयर करने वाली बात नहीं है। India's performance and indicator of debt sustainability. According to the status paper, government debt portfolio is characterized by favorable sustainability indicators. Now first is gross fiscal deficit as a percentage of deficit has been a declining since 2012 to 2013. तो ये अच्छा है या बुरा है? ये अच्छा है। अच्छा क्यों है? अरे आपका जो डेफिसिट है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, मतलब कि आपका जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का गैप है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। सो इट इज इन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड सिंस 2012 टू 2013। तो आप ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट पे आ सकता है। द शेयर ऑफ शॉर्ट टर्म डेब्ट इज विद इन सेफ लिमिट्स एंड हैज सेटिस्फाइड आफ्टर सम राइज ड्यूरिंग 2005 टू 2012। जो आपको शॉर्ट टर्म डेब्ट है हमने डिस्कस करा था वो भी बिल्कुल सेफ लिमिट में है, और गवर्नमेंट ने पूरी कॉन्शियस स्ट्रैटेजी ऑफ इलोंगेटेड मेच्योरिटी टू अपना रखी है, जिससे रोल ओवर रिस्क जो है वो रिड्यूस हो सके, कि हमें जो लोन है उसे दोबारा से रीफाइनेंस ना करना पड़े, हमें डेप्ट को रीफाइनेंस ना करना पड़े, वो कॉन्शियस स्ट्रैटेजी है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट डेप्ट इज एट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। सो देखो फिक्स इंटरेस्ट रेट ना मोस्टली ज़्यादातर जो है आपके फेवर में ही होता है। फेवर में क्यों होता है? मार्केट चेंज होता है, इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, ओके, मार्केट में इनपुट आउटपुट सप्लाई चेंज होती है, आपका इंटरेस्ट चेंज होता है, ओके। सो उससे क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ गया तो बर्डन बढ़ गया, इंटरेस्ट कम हो गया वो अच्छी बात है, बट इंटरेस्ट बढ़ गया तो बर्डन बढ़ गया। तो जब गवर्नमेंट नेगोशिएट करती है वो इस पैटर्न पे नेगोशिएट करती है कि जो आपका इंटरेस्ट हो, जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो एक बहुत ही रैशनल टर्म्स में पे करेंगे, एक बहुत ही रैशनल अमाउंट पे करेंगे, रैशनल इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। तो जो आपके फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। सारा कंसेप्ट ये है मेरी बात का। विथ फ्लोटिंग इंटरनल डेप्ट कंस्टिट्यूटिंग ओनली 0.9% ऑफ जीडीपी इन 2019। तो जो देखिए जो फ्लोटिंग इंटरनल डेप्ट है ना वो सिर्फ 0.9% है टोटल जीडीपी का 2019 में, विच मिनिमाइजेज द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी ऑन द बजट। लोअर शेयर्स ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट implies that currency risk and the susceptibility of debt portfolio to reduce to volatile international capital market is not substantial.
नाउ स्टेट गवर्नमेंट डेप्ट, ये था अभी तक हम बात कर रहे थे ओवरऑल हमारी इंडिया के डेप्ट के बारे में। अब इंडिया के जो स्टेट हैं ये स्टेट गवर्नमेंट डेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। द डेप्ट जीडीपी रेशियो ऑफ स्टेट हैज़ मार्जिनली डिक्रीज्ड। मार्जिनली डिक्रीज का मतलब होता है कि मार्जिन पे थोड़ा थोड़ा, फ्रॉम 2000 इन 2018-19 फ्रॉम 2017-18। The share of public debt increased with overall debt portfolio of state government and constituted 19.1% of their GDP. बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम है और वो बेसिकली यूनियन पे फोकस करता है, ठीक है। बट दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट आपको ज़्यादा ध्यान देना है, या आप कंपेरिजन में पढ़ सकते हैं इसे। Within the public debt, the share of market borrowing increased. Public debt में जो है वो market borrowing increase हुई है, while that of borrowings from National Small Saving Fund exhibited a steady decline. So now इसमें क्या फ़र्क है कि market borrowings में और National Small Saving Fund में क्या फ़र्क है। देखिए National Small Saving Fund जो है ना, that is an envelope of 8-9 schemes, और उसमें जो होता है जो हमारे जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं मोस्टली, उनका पैसा होता है इसमें, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो बोरो करती हैं इन स्मॉल सेविंग्स फंड से, ठीक है। और मार्केट बोरोइंग तो हो गई कि आपने इंडिया में डोमेस्टिकली आपने बोरो कर लिया, बट आप स्मॉल सेविंग फंड पे बोरो करते हो तो उसमें जो है वो डिक्लाइन दिखा है और मार्केट बोरोइंग में इंक्रीज दिखा है। Loan from the center has been increasing over the years and accounted 3.7% of the total liabilities in 2019. This is an important line, मार्क कर लीजिए अगर आपके पास PT 365 है, नहीं तो अपनी करंट अफेयर्स की कॉपी में लिख लीजिए कि लोन फ्रॉम सेंटर हैव बीन डिक्लाइनिंग ओवर द ईयर्स। जो स्टेट सेंटर से लोन ले रही है ना, वो सालों से जो है वो नीचे जा रहा है, ओके, एंड अकाउंटेड for 3.7% of total liabilities 2019 में। So here we end over our first topic. Now this is a very interesting topic. This is a very interesting topic. Other developments with regard to government finance, cess and surcharges. If you are a vivid follower of current affairs, if you read current affairs, and if you are not afraid of economics, because a lot of students are, you might have heard about cesses and surcharges and the difference between them. So let us discuss about it, what it exactly is. Share of states from divisible pool of central taxes fell sharply from 36% in financial year 19 to 32% in financial year 20. अब आपने कंट्रोवर्सी बहुत सुनी होगी कि सेंट्रल मतलब कि सेंटर जो है वो आपकी स्टेट्स को उतना मतलब जो टैक्स लेता है उसका उतना पार्ट नहीं दे रहा है, दिस एंड दैट, दिस इज़ वेरी पॉलिटिकल थिंग, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। बट दिस इज़ वेल बिलो 14th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन ऑफ 42%। जो 14th फाइनेंस कमीशन था हमारा, उसने कहा था कि सेंटर को स्टेट्स को डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस का 42% देना है, और सरकार जो है ने उसे 36% से भी 32% पे गिरा दिया फाइनेंशियल ईयर 2020 में। ना दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ कोविड-19, वी ऑल नो कि इकोनॉमी कितनी डाउन जा रही है एंड स्टफ लाइक दैट। नाउ आर्टिकल 270 अलाउज द सेंटर टू लिवाई सेस एंड सरचार्ज, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है जो सेस और सरचार्ज लगाने के लिए अलाउ करता है? ये है आर्टिकल 270। अब इसे एक चीज़ से आप ऐसे भी याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ गया इज सेस और सरचार्ज या सेस एंड सरचार्ज mentioned in the Constitution of India, then yes, and Article 270 deals with it. Okay, Article 270 allows the center to levy cess and surcharge with the center need not to share with state government. अब सेस और सरचार्ज की ये क्वालिटी है कि आपका जो सेंटर है ना उसे स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप याद रखना, ठीक है। While cesses are imposed for specific purpose, surcharges are a tax on tax. देखो सेस वो होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए कैसे आपका स्वच्छ भारत सेस था जिससे आपका स्वच्छ भारत इनिशिएटिव फिनेंस करा जा सके, ठीक है। और सरचार्ज क्या है? टैक्स ऑन टैक्स। जैसे कि मैं
10 रुपए की कमाई पर, नहीं 10 रुपए बहुत कम हो गए, 100 रुपए की कमाई पर 10 रुपए का टैक्स देती हूँ, ठीक है, तो उस 10 रुपए के टैक्स पे जो उस 10 रुपए के टैक्स पे भी 2 रुपए का टैक्स लगता है, ठीक है। तो मेरी इनकम से कितना गया, 12% गया, ठीक है। 100% में से मेरी इनकम में से 12% गया टोटल। जो 10% था वो 100% का टैक्स था, और जो 2% था वो 10% का टैक्स था, ठीक है। तो ऐसे उसे हम कहेंगे सरचार्ज। सेस किसी भी इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, और सरचार्ज होता है आपका टैक्स ऑन टैक्स। और आर्टिकल 270 होता है मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद सेसेस एंड सरचार्जेस, ओके। और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसको शेयर करें। करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट नहीं करना चाहते तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। In surcharge, there is no need to stipulate the purpose at the time of levy, and it is the discretion of the union to utilize the proceeds of the surcharges for whichever purpose it deems fit. देखो क्या होता है ना कि जब आप सेस लिवाई करते हो, जब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट सेस लिवाई करती है, तो जिस चीज़ के लिए आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो सेस लिवाई करा है ना, उसे सरकार को उसी पर्पस के लिए उसे यूटिलाइज करना होता है। इट कैन नॉट बी रीडायरेक्टेड टूवर्ड समथिंग एल्स। लेकिन सरचार्ज का ऐसा नहीं होता। सरचार्ज कैन बी स्टोर्ड एंड इट कैन बी यूज फॉर विच एवर पर्पज द यूनियन द सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स, ओके। स्टेट कंसर्न्स, स्टेट कंसर्न, तो अब स्टेट का कंसर्न क्या है? स्टेट का ये कहना है कि ये जो इनका परमानेंट नेचर है ना, ये एलिमिनेट, परमानेंट नेचर मतलब कि आपको हमारे साथ ये शेयर नहीं करना पड़ेगा, इसे रिमूव करिए, ठीक है। या तो इसे रिमूव कर दीजिए या हमें इसमें से हिस्सा दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत, आप अपनी डिस्क्रिप्शन पे बहुत लंबे टाइम के लिए सेस और सरचार्ज लगा रहे हैं, तो या तो इसे डिविजिबल पूल का पार्ट बनाइए अगर आप लगा ही रहे हैं, नहीं तो फिर इन्हें एलिमिनेट कर दीजिए। सेंटर यूजिंग सेस एज अ टूल टू एंटर एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन ऑफ द स्टेट्स। स्टेट्स का ये मानना है कि मतलब ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेस और सरचार्ज को टूल बना के इन स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे एग्रीकल्चर में आपका किसान कल्याण सेस लगता है, सैनिटेशन सेस लगता है, स्वच्छ भारत सेस में, जबकि आपके ये जो एग्रीकल्चर सैनिटेशन वगैरह हो गया तो आपका स्टेट सब्जेक्ट है। तो स्टेट्स का ये मानना है कि कहीं ना कहीं सेंटर हमारा ज्यूरिडिक्शन जो है उसको इरोड कर रहा है, ठीक है। नाउ द थर्ड इज गवर्नमेंट बोरोइंग। Finance Ministry in consultation with the RBI raised its gross market borrowing target for financial year 2020-21 to rupees 12 lakh करोड़। तो याद रखिएगा कि इस बार गवर्नमेंट बोरोइंग जो है, ग्रॉस मार्केट बोरोइंग टारगेट वो रेज करा गया है, कम नहीं करा गया है। कभी सोचे नहीं अब तो कम लिया जाएगा, इसे ऐसे याद रखिएगा भाई कोविड-19 पैंडमिक हुआ है और हम मिडिल इनकम कंट्री हैं, तो हमें पैसे की ज़रूरत है। तो इस साल जो है अब हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई से कंसल्ट करके ये तय करा है कि इस बार तो भाई ग्रॉस मार्केट बोरोइंग टारगेट जो है वो हम ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। अबाउट द न्यूज़, गवर्नमेंट बोरोइंग थ्रू इशू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉल्ड G6 एंड ट्रेजरी बिल टू मेक अप फॉर मिसमैच बिटवीन इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। जो आपका रेवेन्यू, फॉर एग्जाम्पल मेरा खर्चा मेरी कमाई से ज़्यादा हो गया, तो मैं कैसे मिसमैच करूँगी? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ, ठीक है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ, मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने खर्चा कर दिया अपनी कमाई से ज़्यादा, तो मैं उसे करूँगी, उस गैप को फिल करूँगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या ट्रेजरी बिल इशू करके, ठीक है। बोरोइंग इज अ लोन टेकन बाय गवर्नमेंट एंड फॉल्स अंडर द कैपिटल रिसिप्ट इन बजट डॉक्यूमेंट। एक चीज़ याद रखिएगा, ये गलती बिल्कुल मत करना कि ये पूरा स्टेटमेंट तो तुमने पढ़ लिया और यहाँ पे था करंट रिसिप्ट, ठीक है। आपका जो होता है बोरोइंग जो होती है, लोन आपका आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोन लेती है वो आता है आपका कैपिटल रिसिप्ट में, करंट रिसिप्ट में नहीं आता है। कभी सोचे अभी लोन लिया है तो ये तो करंट रिसिप्ट में होगा, नहीं, कैपिटल रिसिप्ट में आता है, ठीक है। रीजंस फॉर इंक्रीज बोरोइंग्स, तो यहाँ पे रीजन दिए हुए हैं कि भाई ज़्यादा बोरो क्यों करना चाह रही है गवर्नमेंट। अब वो इसलिए करना चाह रही है बिकॉज शॉर्टफॉल इन नेट टारगेटेड टैक्स रेवेन्यू, रिकॉर्ड स्लम्प इन स्टॉक मार्केट। आपको पता है कोविड-19 की वजह से आपका ये जो स्टॉक मार्केट है इसमें बहुत स्लम्प आ गया है, बहुत काफ़ी नीचे, काफ़ी नुकसान हुआ है।
और शॉर्टफॉल इन नेट टारगेटेड टैक्स रेवेन्यू। अब शॉर्टफॉल क्यों है? आपने देखा है कि जब कोविड-19 हुआ था, आधे लोगों की जॉब चली गई, आधे लोगों के मतलब मेनी थिंग्स हैपन, बैड थिंग्स हैपन, आई डोंट वांट टू नेम, ठीक है। तो सरकार को ये पता है कि इस बार जो है टैक्स उतना नहीं आएगा जितना कंट्री को चलाने के लिए ज़रूरी है। स्पाइक इन एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है भाई? कोविड-19 है, लोगों को खाना देना है, जो आपके मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उन्हें आपको सब्सिडाइज फूड ग्रेन देने हैं, आपको एग्रीकल्चर भी देखना है, तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। सबसे बड़ी चीज़ हेल्थ केयर सेक्टर आपका, ठीक है, उसमें इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, वैक्सीन्स बन रही हैं, बहुत पैसा जाता है। Rising borrowings may put pressure on bond market and crowding out resources for private sector. Crowding out हमने पढ़ लिया था। The fiscal deficit is set to shoot up sharply. मतलब कि फिजिकल डेफिसिट तो अब बढ़ने वाला है क्योंकि भाई गवर्नमेंट बोरो करने वाली है, ठीक है। नाउ बोरोइंग लिमिट फॉर स्टेट्स, दिस इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। नाउ व्हाई इज दिस इन न्यूज़? पढ़ते हैं इसके बारे में। रिसेंटली स्टेट हैज़ रेज्ड बोरोइंग लिमिट फॉर स्टेट, सेंटर हैज़ रेज्ड बोरोइंग लिमिट्स फॉर स्टेट फ्रॉम 3% to 5% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे नेशन के लिए, पूरी कंट्री के लिए जीडीपी होता है, वैसे स्टेट के लिए जीएसडीपी होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फॉर करंट फिजिकल ईयर सब्जेक्ट टू देयर कैरिंग आउट स्पेसिफिक रिफॉर्म्स। लेकिन देखो ये जो 3 to 5% का मतलब बढ़ोतरी करी है ना आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये फ्री में नहीं करी है, उसके लिए सर्टेन कंडीशन रखी है। तो पहले हम कंडीशन पढ़ लेते हैं कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि स्टेट जो है वन नेशन वन रेशन कार्ड जो है वो स्कीम इम्प्लीमेंट करेंगी, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज पर द DPIIT नॉर्म्स, स्टेट इंडस्ट्रियल कमर्शियल लाइसेंस टू बिजनेस टू बी ऑटोमेटिकली रिन्यूड, ये सब। पावर सेक्टर मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं वो इंट्रोड्यूस करेंगी। और अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं, जैसे नोटिफाई प्रॉपर्टी टैक्स फ्लो रेट्स इन कॉन्सिडेंस विद सर्कल प्रॉपर्टी रेट्स, नोटिफाई वाटर एंड सीवेज चार्जेस, ये सब जो है ये इंट्रोड्यूस करेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार, ठीक है। और ये जो है हर उसके लिए 50 बेसिक पॉइंट्स दिए जाएंगे, हर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, हर स्कीम की, हर कंडीशन, हर रिफॉर्म की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने वो रखी है कि कंडीशन रखी है कि अच्छा अगर आप अपने सिस्टम में रिफॉर्म ले आते हैं, स्टेट अपने सिस्टम में रिफॉर्म ले आती है, तो ठीक है, हम 3 to 5% इंक्रीज कर देते हैं कि आप 3 से 5% तक आप बोरो कर सकते हैं। नाउ FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट है, ये आपका 2020 प्रीलिम्स में था, तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट एस्टैब्लिश फाइनेंशियल डिसिप्लिन टू रिड्यूस FD and require fiscal deficit FDAs, and require government to limit fiscal deficit to 3% of the GDP by 31st March 2021। और डेफिसिट, जो आपका डेफिसिट होता है वो यूजुअली फिनेंस किया जाता है या तो स्टेट RBI से लेती हैं या कैपिटल मार्केट में अपना मनी रेज करती हैं, ठीक है, बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेजरी बिल एंड बॉन्ड्स। अब ये याद रखना कि स्टेट का अपना अलग FRBM एक्ट होता है, which sets 3% of the gross state domestic product cap on their annual budget deficit। ये जो है आपकी जो लिमिट होती है ये सेम होती है 3% ऑफ GDP फॉर नेशन एंड 3% ऑफ GSDP फॉर योर स्टेट्स, ओके। और स्टेट का अलग FRBM एक्ट होता है, ये भूल बिल्कुल मत करना कि नहीं जी स्टेट और सेंटर का एक ही FRBM एक्ट होता है, नहीं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। States have been urging for a hike in capital on borrowings, currently 3% prescribed under the fiscal responsibility and budget management, okay। स्टेट्स भाई आर्ग्यू कर रही हैं सेंटर से कि भाई हमें तो भाई ये कम पड़ रहा है और हमें और लेना है, तो एनहांस करो। तो अब जो है सरकार ने अपने स्पेसिफिक रिफॉर्म्स के अनुसार कह दिया, अच्छा ठीक है तुम ये रिफॉर्म्स ले आओ, हम आपको कह देंगे कि भाई ठीक है आप बोरो कर लो, 3 से 5% बढ़ा देते हैं हम। तो अब जो है ये 25 बेसिक पॉइंट रेज है, इसका मतलब ये कि हर आपके रिफॉर्म के 50 बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है।
अब 50 पॉइंट जो है वो अनकंडीशनल है, जबकि 150 पॉइंट्स है कंडीशनल, मतलब आपको 3 स्कीम तो इम्प्लीमेंट करनी है और 50 जो पॉइंट है वो अनकंडीशनल है। 100 बेसिक पॉइंट्स फॉर्म रिफॉर्म्स इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वन नेशन वन रेशन कार्ड। अच्छा ठीक है, सॉरी, आपकी जो ये वाली वन नेशन वन रेशन कार्ड है ना, ये 100 मार्क्स की है, ठीक है, ऐसे याद करते हैं। 100 बेसिक पॉइंट की है, 100 मार्क्स की है, ये आपको करनी है तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिफॉर्म्स इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वन नेशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडी। वेटेज ऑफ ईच रिफॉर्म इज 25 बेसिक पॉइंट्स। ओके, 25 बेसिक पॉइंट्स हैं। अब ये निकला है कि ये 25 बेसिक पॉइंट का है हर आपका रिफॉर्म, ठीक है। 50 बेसिक पॉइंट्स ऑफ एक्स्ट्रा बोरोइंग विल बी अलाउड इफ milestones were achieved in the last 3 out of the 4 reforms area। अगर आपने अपना माइलस्टोन 4 में से 3 में भी अचीव कर लिया ना, तो आपको 50 बेसिक पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे। तो ये है, ये याद रखिएगा कि ये 25 का है, मुझसे गलती हो गई, आई डिडंट रीड इट फर्स्ट, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड आई वॉज, ओके। सो इन दिस टॉपिक what is the most important is this, okay, and this। इतना याद करके चले जाओ, बाकी ये सब ऐवे ही है, इसका कुछ आना नहीं है। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी समझ जाओ कि भाई इसे कैबिनेट सेक्रेटरीज का चेयरमैन होगा, ठीक है। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी मतलब सेक्रेटरी को यहाँ पे एम्पावर कर दिया, ऐसे याद रखना। गवर्नमेंट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ एन empowered group of secretaries and project development cell in ministry department for attracting investment in India। तो ये जो है empowered group of secretary और project development cell का सेटअप करने का एम है, जिससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ सके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट empowered group of secretary। कैबिनेट सेक्रेटरी चेयरमैन होने वाले हैं, जो नीति आयोग के सीईओ हैं वो मेंबर होने वाले हैं। अदर मेंबर्स secretaries of various departments including Department of Promotion of Internal and Industry and Internal Trade, Department of Commerce, Revenue, Economic Affairs, etc। ये तो मतलब याद कर लो या फिर एक बार देख लो कि क्या होगा, ये नहीं आएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रिंग सिनर्जीज बिटवीन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, याद रखना। अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स थ्रू फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस, facilitate investment in target manner and maintain policy stability in investment environment। देखो ये याद रखना कि ये जो empowered group of secretaries है ना, और ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स हैं, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए आपके बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूट करे गए हैं। तो जो भी पॉजिटिव पॉइंट हो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उसे लिख देना, ठीक है, मतलब उसे मार्क कर देना, ओके। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल? Project Development Cell is approved for development of investable project in India in coordination with central and state governments। तो ये जो है आपका पूरा एक फेडरेशन को दर्शाता है कि यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करा जाएगा, ठीक है। It will create project with all approval land available for allocation and with the complete detailed project reports for adoption investment by investors। It will identify issues that need to be resolved, ठीक है। तो एक तरीके से इशू रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी है, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एंड फाइनलाइज द इन्वेस्टमेंट एंड पुट फोर्थ दीज बिफोर द एम्पावर्ड ग्रुप। नाउ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स विल कंसेप्चुलाइज, स्ट्रैटेजाइज, इम्प्लीमेंट एंड डिसेमिनेट डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट। जो आपका इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट है उसके बारे में उसका जो पूरा हॉरोस्कोप है वो आपको निकाल के दे देगा ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल। नाउ ये मैं सही बोलूँ तो इसमें बस ये याद कर लो कि एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का जो चेयरमैन होने वाला है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ इतना, दिस क्वेश्चन होल्ड्स नो ग्राउंड टू बी आस्क्ड इन यूपीएससी, ओके। नाउ ओके, इकोनॉमिक रिकवरी। वर्ल्ड इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड 6% इन 2020। ये प्रिडिक्शन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट इकोनॉमिक आउटलुक में दी है। इंडियन इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू जीडीपी डेटा रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जीडीपी ग्रोथ इन 2019 to 20 वाज 4.2%, विच इज 11 ईयर लो, मतलब 11 साल में सबसे कम जो है वो गई आपकी 2019-20 में।
एक्सेप्टेबल भी है, कोविड-19 था और एम्प्लॉयमेंट का तो आपको पता ही है कि क्या हाल है, और कोविड के बाद तो क्या ही हो गया है। ग्रोथ इन per capita income in real terms 3.1% in 2019-20, 4.8% in 2018-19। ठीक है, तो ये तो नीचे गया है, क्या ऊपर आया। फिस्कल डेफिसिट आपका वाइड हो गया क्योंकि भाई सरकार को पैसा मार्केट से उठाना पड़ा है। पब्लिक डेप्ट टू जीडीपी, ठीक है, पब्लिक डेप्ट क्या हुआ, कितना आपकी गवर्नमेंट का कितना डेप्ट है टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। ये भी likely to increase है to record, okay, likely to increase to a record high of 89.3% in 2020 due to reasons like increase in public spending, वही कोविड-19 की वजह से, और आपका जो टैक्स रेवेन्यू है वो तो कम हो ही गया, तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी भट्टे में है, टैक्स भी नहीं आ रहा है और पब्लिक स्पेंडिंग भी इंक्रीज करनी पड़ गई, तो सेंटर भी क्या करें। ओके, शेप ऑफ रिकवरी, यार देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है आई टोल्ड यू दैट इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, व्हाट यू नीड टू लर्न, बट दिस each and every graph, each and every recovery, V recovery, U recovery, Z recovery, W, L, every recovery is important. Now सबसे पहले है ये देखें, ये आपका पूरा दिखा रखा है, GDP है, इधर GDP है आपके लॉन्गिट्यूड पे, और इधर आपका एक्स एक्सिस पे ये आपका हो गया टाइम। इकोनॉमी रिकवर्स बट एक्टिविटी परमानेंटली लॉस्ट। ओके, सो ये आपकी जो वी शेप रिकवरी है, ये आपकी कोई बहुत अच्छी रिकवरी नहीं होती, इकोनॉमी रिकवर कर जाती है पर एक्टिविटी जो होती है, मतलब कि जो आपका मार्केट का फिनोमिनन होता है वो परमानेंटली लूज हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। नाउ दिस इज यू शेप रिकवरी स्लोअर देन वी शेप्ड। अब ये याद रखना, वी मतलब शार्प थी तो यू तो उससे हल्की ही होगी, रिकवरी जो है वो वी शेप से कम होती है। ये है आपकी वी यू सूश। ओके, सूश वी कैन से रिकवरी लॉन्गर देन वी शेप बट फास्टर देन यू शेप। ये वी और यू के बीच में आता है सूश। आप क्या याद रखेंगे, वी और यू के बीच में क्या आता है इकोनॉमिक टर्म्स में, सूश आता है कि वी से तो ज़्यादा टाइम लेगी पर यू से कम टाइम लेगी। जेड, स्पेंडिंग सर्ज फ्यूल्स जीडीपी अबव प्री क्राइसिस लेवल। जो मतलब कि स्पेंडिंग आपका जो खर्चा ज़्यादा हुआ है, इट फ्यूल्स जीडीपी अबव प्री क्राइसिस लेवल, मतलब कि जीडीपी जो है वो क्राइसिस लेवल मतलब जो आपका जिस भी वजह से आपकी इकोनॉमी सफ़र कर रही है उस वजह से पहले जो आपकी जीडीपी थी उससे ऊपर है आपकी स्पेंडिंग सर्ज हो जाती है। रिस्ट डब्ल्यू, नाउ डब्ल्यू इज restriction lifted too soon, GDP suffers as more cases paralyze economy। तो इसका भी अपना एक अलग ही है, पहले नीचे आएगी फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, ठीक है। नाउ दिस इज एल, इकोनॉमी नेवर फुली रिकवर्स। एल जो है सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है बिकॉज इसमें क्या होता है कि इकोनॉमी का तो भट्टा बैठ गया परमानेंटली बहुत लंबे टाइम के लिए, ठीक है। सो दीज आर द शेप्स ऑफ रिकवरी, इसे और डीपली एक बार पढ़ लीजिएगा। Now K-shaped recovery. What is a K-shaped recovery? Prior to COVID-19 आपका ये था, इकोनॉमी रिसेशन है, रिकवरी जो है आपका ऐसे से ये दिखा रहे हैं, ठीक है। रिकवरिंग इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, रिटेल एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इंडस्ट्री नीडिंग असिस्टेंट। ये जो है आपकी वो हैं जो आपकी इंडस्ट्रीज रिकवर कर रही हैं और जिन्हें असिस्टेंस की ज़रूरत है वो है आपकी ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, फूड सर्विसेज। अब देखो ये जो असिस्टेंट मांग रही है ना, असिस्टेंस मांग रही है जो इंडस्ट्रीज, उन्हें अभी इतनी जल्दी असिस्टेंस मिलना और पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैल रहा है दोबारा से। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपकी यही हो गया, आपके सिनेमा हॉल्स हो गए, थिएटर्स हो गए, इनका भी खुलना भी मुश्किल ही है। तो जब तक इकोनॉमी अपने आप को पूरी तरह रियलाइज़ नहीं कर लेती, पूरी तरह प्री क्राइसिस लेवल से की तरफ नहीं पहुंच पाती, तब तक काफ़ी मुश्किल है कि इकोनॉमी पूरी तरह से रिकवर होगी, ठीक है। PM Cares Fund, our favorite. Recently, Supreme Court dismissed plea to transfer PM Cares money to National Disaster Relief Fund. अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि PM Cares Fund एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो आप जो है एक पब्लिक अथॉरिटी पर ऐसा मतलब
आप उस पर ये नहीं कह सकते हैं कि आप इसका पैसा इधर ट्रांसफ़र कर दो उधर ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। It refused to direct the transfer of funds from PM Care Fund to NDRF, saying they were two separate entities. जो आपकी NDRF है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है, वो एक स्टैट्यूटरी फंड है एंड इट इज क्रिएटेड अंडर द एजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. सिंस PM केयर्स फंड डू नॉट रिसीव एनी गवर्नमेंट सपोर्ट. अब देखिए PM केयर्स फंड का एक चीज़ याद रखना, कोई बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता है कि बजट इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें होता है कि अच्छा हम इतना पैसा 2 लाख करोड़ जो है हम ऐसा करते हैं PM केयर्स फंड में डालते हैं, वहाँ से जीरो आता है. इट इज़ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द पीपल ऑफ द नेशन और बाय इंटरनेशनल मीन्स, फॉरेन फंडिंग अलाउड है, ठीक है. तो और सबसे इसका जो कंट्रोवर्शियल फैक्ट था जो काफ़ी हाईलाइट हुआ था वो ये था कि कैग का ऑडिट नहीं है इसमें, इज़ नॉट रिक्वायर्ड. कैग इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है. ऑडिट होगा बट कैग नहीं करेंगे, ठीक है. No institutions and individual can be prohibited to make contribution to PM Cares Fund and it is voluntary. ना तो किसी पे दबाव है और अगर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उससे आप प्रोहिबिट नहीं कर सकते, नहीं कि तुम क्यों कर रहे हो, ठीक है. रिजेक्टेड द नीड, मतलब ये जो प्ली थी वो ये थी कि एक नया डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाओ COVID-19 चैलेंज वगैरह के लिए, तो ये सब तो रिजेक्ट कर दिया गया है. वैसे ही हम इतना परेशान हैं, एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और बना लें और फिर वो पूरा होना, ठीक है. नाउ दिस इज कंपैरिजन बिटवीन PM केयर्स एंड NDRF. PM केयर्स हमें पता है 2020 में बना था. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात कह दी थी कि COVID-19 आउटब्रेक है तो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन कर दो, हम अपने देश के लोगों के लिए उसे यूज़ करेंगे. और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो है, नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड was renamed as National Disaster Relief Fund after enactment of NDMA 2005. ऑब्जेक्टिव क्या है? PM केयर्स के ऑब्जेक्टिव वही है कि सपोर्टिंग रिलीफ और असिस्टेंस ऑफ एनी काइंड, अपडेशन ऑफ द हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी. आपको पता है हमें प्राइम मिनिस्टर को कितनी पसंद है डेवलपमेंट, उन्हें मतलब साइंटिफिक डेवलपमेंट और आपका रिसर्च वगैरह इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है. फाइनेंशियल assistance provide grant of payments. It will also render. Meeting NDRF का है meeting the expense of emergency response, supplement the state disaster relief fund in case of a disaster of severe nature. अब एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, अब जब PM मोदी ने कहा था कि भाई मैं PM केयर्स बना रहा हूँ तो चेयरमैन होंगे हमारे मोदी जी, हमारे PM, ठीक है. एक्स ऑफिसर चेयरमैन है हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो मेंबर्स हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर एक्स ऑफिसर ट्रस्टी ऑफ द फंड. मेंबर्स क्या, ये ट्रस्टी हैं, एक्स ऑफिसर ट्रस्टी, ओके. अब जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है, इट इज़ मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इसे 2 मिनिस्ट्री देखती हैं, ठीक है. एक है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और दूसरी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. कुछ केस जैसे कि सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, हेल स्टॉर्म, पेस्ट अटैक, कोल्ड वेव, फ्रॉस्ट, इस केस में आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर देखती है. और अगर कोई और नेचुरल कैलेमिटी आ गई, जैसे कि आपकी बड़ी कैलेमिटी, वैसे हर कैलेमिटी बड़ी ही होती है, जिस पे बीतती है वही जानता है, बट जैसे कि सुनामी आ गई या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आ गया तो वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैंडल करता है, ठीक है. कंट्रीब्यूशन टू द फंड, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, exempt under FCRA, so it can accept donation and contribution from individual and organizations based in foreign countries, ठीक है. और ये जो है आपका नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो है, ये आपका फाइनेंस किया जाता है सेस, सर्टेन आइटम्स पे सेस लगाकर, चार्जेबल टू एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी. एक्साइज और कस्टम ड्यूटी आपको पता ही होगा क्या होते हैं. एक तो वो कि प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हुए लगते हैं और कस्टम ड्यूटी जब भी आपकी कंट्री में कुछ सामान आता है फॉरेन कंट्री का तो उस पर आपने सुना होगा वो कस्टम ऑफिसर है, ये तो कस्टम डिपार्टमेंट है, उसे हम आपको कस्टम ड्यूटी कह देते हैं. खैर अभी हमें वो डिस्कस नहीं करना. एंड अप्रूव्ड एनुअली थ्रू द फिनेंस बिल, ठीक है. नाउ ऑडिट, इसका ऑडिट तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करते हैं, ठीक है. लेकिन आपके PM केयर्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स करते हैं, जिन्हें अपॉइंट कौन करते हैं, ट्रस्टी. और ट्रस्टी कौन कौन है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ डिफेंस. दे आर द एक्स ऑफिसर्स ट्रस्टी ऑफ द फंड.
अभी के लिए इतना ही. अगला टॉपिक हम लेंगे डायरेक्ट टैक्सेस. ओके, so that's it for today. We'll meet in the next video. Okay, bye. I hope you enjoyed as well.